हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ आईएएस। तो ये है आपके सामने आज विजन आईएएस की करंट अफेयर की पीटी 365 2022 की पॉलिटी एंड गवर्नेंस की मैगजीन का पार्ट 4। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो भाई इसका जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोऑपरेटिव्स का। अब आप कहेंगे कोऑपरेटिव्स मैम ये न्यूज में क्यों रहा, पहले ये समझाइए। तो हुआ क्या कि रिसेंटली एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए यह रहा न्यूज में। तो आप कहेंगे ओके, तो मैम ये कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं जो सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी। देखिए ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से जब कुछ लोग एक साथ आते हैं, उनकी कॉमन जरूरतें होती हैं और वो सारे के सारे एक साथ मिलके हाथ मिलाते हैं कि हम मेरा जो भी कॉमन इकोनॉमिक गोल है या मेरा जो भी इंटरेस्ट है उसे एक साथ मिलके अचीव करेंगे। इसके अंदर दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं और यही जो कोऑपरेटिव्स आ रही है ना, ये सारे कोऑपरेटिव एक साथ मिलके काम करना। हाँ, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात ये कि 97th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रहा था ना 2011 में, इसने प्रोवाइड करा था, एक आर्टिकल इंसर्ट किया था, आर्टिकल 19 पार्ट 1 सबसेक्शन सी, ताकि यहाँ पे एक राइट को बना सके। राइट क्या डाला गया था? राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का जो हक है वो एक फंडामेंटल राइट बना। दूसरी बात कि इंसर्ट किया गया आर्टिकल नंबर 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डीपीएसपी के अंदर, कि जो स्टेट है यहाँ पे वो एंडेवर है कि वो प्रमोट करें वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग का, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। उसके साथ एक पार्ट है जो है पार्ट 9B, इसको भी इंसर्ट किया गया। ये पार्ट डील करता है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, टर्म्स क्या होगा मेंबर्स का बोर्ड के अंदर और इसके ऑफिस बेरर्स और इफेक्टिव मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। उसके साथ पार्ट 9B जो है ना, इसी की बात करें तो इसे एक्सटेंड करा गया है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 243ZH से लेके आर्टिकल नंबर 243ZT तक। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया। देखिए इंडिया के अंदर सर फ्रेडरिक निकोलसन ये जाने जाते हैं एज अ फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सर फ्रेडरिक निकोलसन को जाना जाता है एज अ फादर ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कंट्री के अंदर। जो सर फ्रेडरिक निकोलसन थे ना, इन्होंने प्रॉब्लम्स को जाना फार्मर्स की, किसानों की, जब मद्रास फेमीन आया उसके बाद, और एक रिपोर्ट को दोस्तों यहाँ पे पब्लिश किया इन्होंने 1895 में, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का निर्माण हुआ, सेटअप हुआ और कोऑपरेटिव बैंक्स का सेटअप हुआ देश के अंदर। तो ये तो हमने आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव जो कि इंडिया के अंदर काम करती हैं दोस्तों। ये देखिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसके साथ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज भी हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज भी हैं। आपको कुछ बातें पता है? मैं बताऊंगी, हाँ मैगजीन बताएगी। देखिए जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था ना, उसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 1844 में ब्रिटेन के अंदर बाय 28 वीवर्स, 28 वीवर्स के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत हुई थी ना, वो करी थी रॉबर्ट ओवन ने 1844 एडी में। नाम था रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स। इसका मेन उद्देश्य मालूम है क्या था? वो ये था कि गरीब लोगों को बचा सके, उनको सस्ते दामों में गुड्स प्रोवाइड करके मार्केट प्राइस से, और जो बिचौलिया होते हैं ना, मिडिल मैन, इनको एलिमिनेट करें और अच्छी सर्विसेज, बेटर सर्विसेज इसी सोसाइटी के मेंबर को प्रोवाइड कर सकें। है ना इंटरेस्टिंग? अब थोड़ा गवर्नेंस को जानते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, वो आती है स्टेट लिस्ट के अंदर ऑफ दिस 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में सारी लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों ये आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट के अंदर, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना एक फंडामेंटल राइट है जो कि आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंडर आता है।
तीसरी बात कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है स्टेट को, जो कि डीपीएसपी आर्टिकल 43 बी के अंदर संविधान के मेंशन किया गया है। और आखिरी बात कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 जो है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है सोसाइटीज का विद ऑपरेशंस इन मोर देन वन स्टेट। मतलब कोई अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इंटरेस्टिंग। तो आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड न्यूज के बारे में जानते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अनल करा पार्ट 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का और पार्ट 9B का कॉन्स्टिट्यूशन के। जो 97 अमेंडमेंट एक्ट था, इसे पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये होता है ना कि संविधान कहता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर भी यहाँ पे रेटिफाई करेगी, तो इसको पास कर दिया गया था इस एक्ट को, लेकिन स्टेट के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसे अनल कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि जो दूसरा पार्ट 9B की बात थी ना, तो ये कहा कि जो पार्ट 9B है संविधान का, ये ऑपरेटिव, मतलब अगर आप देखें ये ऑपरेटिव है ओनली इन सो फार क्योंकि इसके अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, दोनों ही अलग अलग स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे अनल कर दिया। तो ये है रिलेटेड न्यूज अभी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक दोस्तों कहता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का। तो आप कहेंगे ओ बड़ा जाना पहचाना सा लगता है मैडम, न्यूज में क्यों आ गया? देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCIs, ये प्लान टू चेंज होम मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशंस दैट रिक्वायर प्रोफेशनल OCIs, जैसे कि जर्नलिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, टू नोटिफाइड अबाउट देयर एक्टिविटीज इन इंडिया। फिर समझिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्लान टू चेंज होम मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन दैट रिक्वायर्ड प्रोफेशनल OCIs, इसमें आपका जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं, टू नोटिफाइड अबाउट देयर एक्टिविटीज इन इंडिया। तो अब आप कहेंगे कि मैम इश्यूज क्या हैं विद द नोटिफिकेशन? समझाती हूँ। देखिए, इट इक्वेट्स इंडिया डोमिसाइल्ड OCIs विद अ फॉरेनर, मतलब ये इक्वल करता है इंडिया डोमिसाइल्ड OCIs को विद फॉरेनर। और जो एग्जॉर्बिटली जो हाई फीस होती है अंडर द NRI, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कोटा की, ये अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारे जो OCIs होते हैं वो। मतलब यहाँ पे समझते हो आप, इंडिया डोमिसाइल्स OCI को एक फॉरेनर के तौर पे इक्वेट करता है, ये इशू है एक नोटिफिकेशन के साथ में था। और इतनी जो फीस पड़ती है ना अंडर द NRI कोटा, ये अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे OCIs। तो इंडिया डोमिसाइल OCI स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो डिप्राइव हो जाते हैं, यहाँ पिछड़े रह जाते हैं ऑफ डोमिसाइल स्टेटस, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या ऐसी कंट्री के अंदर हो जो जहाँ पे उन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगी तो आपको थोड़ा क्लियरिटी समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। देखिए, यहाँ NRI और OCI में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कौन होता है एक NRI? एक ऐसा इंडियन सिटीजन जो ऑर्डिनरी रहता तो इंडिया के बाहर है, लेकिन होल्ड करता है इंडिया का पासपोर्ट, मतलब इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है। OCI कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है एज OCI कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। OCI जो होते हैं वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं बट होल्ड करते हैं फॉरेन का पासपोर्ट। अच्छा, तो अब बात आती है क्या फायदा मिलता है इन लोगों को। तो NRI की बात करें तो सारे फायदे अवेलेबल होते हैं इंडियन सिटीजन्स वाले ही इनको भी, जैसे भी नोटिफिकेशन इशू करती है सरकार टाइम टू टाइम, उस हिसाब से इनको फायदे मिलते हैं। OCI के बारे में जाने तो मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा की, और इंडिया में आने को लेके किसी भी पर्पस के लिए। दूसरी बात, एग्जेम्पशन है रजिस्ट्रेशन से, किसी भी लेंथ तक आप रह सकते हैं जैसे इंडिया के अंदर। पैरिटी है विद NRIs फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड में, एक्सेप्ट इन द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एक्सेप्शन भी है, देख लीजिए, फार्म हाउस या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टीज, इनको अलाउ किया जाता है कि एग्रीकल्चर या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेट कर सकते हैं किसी भी ऐसे पर्सन से जो कि इंडिया के अंदर रहता हो। इंटर कंट्री अडॉप्शन मिलता है इंडियन चिल्ड्रन का, और यहाँ पे प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं डॉक्टर्स का, फार्मासिस्ट वगैरह का। साथ में यहाँ पे पैरिटी है इंडियन नेशनल के साथ में, एयरफोर्स टेरिफ्स को लेके, डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, और इंटर फीस को लेके किसी भी नेशनल पार्क या म्यूजियम वगैरह को लेके। तो ये तो कुछ फायदे हो गए।
तो अब सवाल उठता है किस तरह से कोई बंदा जो है वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। एनआरआई की बात करें दोस्तों, तो अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन ऑलरेडी। एनआरआई तो ऑलरेडी जो है वो इंडियन सिटीजन होते ही होते हैं। आप यहाँ पासपोर्ट नहीं देख रहे हो क्या? और अगर ओसीआई की बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से एक ऐसा इंसान जिसे ओसीआई के तौर पे रजिस्टर किया गया है फॉर 5 इयर्स एंड जो ऑर्डिनरी इंडिया के अंदर रह रहा है फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये एलिजिबल होता है सिटीजनशिप के लिए। समझ में आया क्या बताया मैंने? हाँ, चलिए आते हैं कोई दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, आइए समझाते हैं। देखिए सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सीए। तो फर्स्ट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये कंप्लीट हुई, कंप्लीट इसने जो है फर्स्ट सिटिंग ने 75 साल अपने कंप्लीट कर लिए, 75 साल 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। सीए पहली बार मिली थी न्यू दिल्ली के अंदर दिसंबर 9, 1946 में। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, जिसके अंदर फेडरिक पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट किया था इंडिया के लिए। असेंबली को रिकॉग्नाइज करा गया सेक्शन 8 के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर। कौन कौन था? मेंबर्स को चूज करा गया बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू द स्कीम जो कि रिकमेंड करी गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये जो अरेंजमेंट थे इसमें 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। 93 मेंबर्स को रिप्रेजेंट जो कर रहे थे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कर रहे थे और 4 मेंबर्स ऐसे थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस को। टोटल मेंबर्स कितने हो गए दोस्तों? 389। हालांकि रिजल्ट के तौर पे जो पार्टीशन हुआ अंडर माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947, तो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई पाकिस्तान के लिए और रिप्रेजेंटेटिव उसमें से कुछ प्रोविंसेस के यहाँ पे रोक दिए गए टू बी मेंबर्स ऑफ असेंबली। तो रिजल्ट के तौर पे मेंबरशिप असेंबली की कम हो गई, ये हो गई 299 क्योंकि वहां चले गए ना। फर्स्ट सिटिंग जो असेंबली की थी उसे किसने प्रिसाइड करा है? उसे प्रिसाइड करने वाले हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। असेंबली ने 2 साल लिए, 11 महीने लिए और यहाँ पे 17 दिन लिए। बहुत फेमस बात है, 2 years 11 months and 17 days ड्राफ्ट करने के लिए संविधान को देश के। हाँ, तो ये हमने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उन लोगों के लिए जो पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको लेके रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा सेंटर को कि आप इंस्ट्रक्शन को इशू करो रिजर्वेशन के लिए प्रमोशंस जो कि पीडब्ल्यूडीज के लिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 34 जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का है उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन को इशू किया जाएगा और ये एक्ट प्रिस्क्राइब करता है लॉस नॉट लेस देन 4% ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ये हमें पता ही है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के हिसाब से ये जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इसका मतलब क्या है मालूम है? एक ऐसा इंसान जो नॉट लेस देन 40% ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, मतलब कम से कम उसको 40% तो डिसेबिलिटी हो एज सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसे बताए कि 40% तो उसको यहाँ पे डिसेबिलिटी है। हाँ, तो उसके ही जो ऊपर होगा उसी को यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी माना जाएगा और ये एक्ट कहता है कि कम से कम 4% का रिजर्वेशन तो ऐसे लोगों को दिया ही जाए। 21 तरह की डिसेबिलिटीज को कवर किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। और कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के केसेस बताना चाहूंगी, जैसे कि सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो जनवरी 2022 की जजमेंट है। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि जो पीडब्ल्यूडीज हैं इनके पास भी राइट है रिजर्वेशन का, प्रमोशन में भी, सिर्फ रिक्रूटमेंट में ही नहीं प्रमोशन में भी। हालांकि इसे सेंटर ने इंप्लीमेंट नहीं किया था। दूसरी बात, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंपटीशन होगा रिजर्वेशन का पीडब्ल्यूडीज के लिए ये करा जाएगा केस ग्रुप ए, बी, डी या सी की पोस्ट के लिए। कैसे? कंप्यूट करके रिजर्वेशन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का कैडर की स्ट्रेंथ के अंदर, इसका मतलब आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड दोनों पोस्टों के हिसाब से। और तीसरा राजीव कुमार केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा सरकार को कि आप रिजर्वेशन जो पीडब्ल्यूडीज का है ये सारे ही आइडेंटिफाइड पोस्ट जो कि ग्रुप ए की हैं और बी की हैं इन सब में ही जो है वो एक्सटेंड करिए।
तो ये हमने बात करी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में दोस्तों। फिर आई बात नेक्स्ट, सब मतलब छोटे छोटे क्यूट क्यूट टॉपिक्स हैं उसकी, वो आती है गवर्नमेंट एड की। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इंस्टीट्यूशन का राइट है टू गवर्नमेंट एड अंडर आर्टिकल नंबर 30 पार्ट 2, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं। आर्टिकल 30 पार्ट 2 जो है वो ये कहता है कि स्टेट्स दैट मतलब ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं कर सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, इस बात पे, इस ग्राउंड पे कि ये मैनेज किया जाता है किसी माइनॉरिटी के द्वारा, चाहे बेस्ड है रिलीजन पे या लैंग्वेज पे। अगर एड दी जा रही है तो कोई आप भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन सारे बेसिस पे कि वो उसका मैनेजमेंट किसी माइनॉरिटी के हाथ में है या रिलीजन के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे। और दूसरी बात, आर्टिकल 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फॉर एडेड इंस्टीट्यूशंस कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के बीच में। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता और कंप्लाई करता है कंडीशंस के साथ में, ऐसी जो एड चल रही है उसकी जो कंडीशन उसके साथ कंप्लाई करता है, तभी ना it will well open to do decline the grant and move in its own way। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेडिशन का दोस्तों। तो सेक्शन नंबर 124 पार्ट ए जो इंडियन पीनल कोड का है वो सेडिशन को डिफाइन करता है, एक ऐसा ऑफेंस जो किसी इंसान के द्वारा करा जाए जिसकी वजह से वो हेट्रेट या कंटेम्प्ट ला रहा हो या ऐसे कुछ एक्साइट या अटेम्प्ट कर रहा हो जिससे कुछ डिसअफेक्शन हो सरकार के अगेंस्ट जो कि एस्टैब्लिश करी गई है बाय द लॉ इन इंडिया। तो अपने मान लो कोई शब्दों के माध्यम से, कोई साइन के माध्यम से या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी माध्यम से कोई बंदा ऐसा कुछ प्रयास करता है जिससे नफरत फैले किसी सरकार के अगेंस्ट जो कि एस्टैब्लिश करी गई है बाय द लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो ये तो हो गया सेडिशन। तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये समझिएगा। हाँ, इसमें सीधा सीधा अंदर ही हो के तो सीधा देश के खिलाफ ही है ये बात। ये पनिशमेंट देता है कि कम से कम आप इम्प्रिजमेंट, आपको लाइफ तथा उम्र जेल भी हो सकती है या इम्प्रिजमेंट आपको 3 सालों तक की हो सकती है विद फाइन। कई सारे वर्डिक्ट्स, रोमेश थापड़ केस 1950 का, केदारनाथ सिंह केस 1962 का, कन्हैया कुमार केस 2017 का, ये रीडिफाइन करते हैं सेडिशन का एक्ट एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है as a disruption to the public order, attempt to violently overthrow a lawful government or threatening the security of state or public। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी जानिएगा। नेक्स्ट सब टॉपिक आता है यहाँ पे हेट स्पीच के बारे में दोस्तों। देखिए होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक पैनल बनाया सजेस्ट करने के लिए रिफॉर्म्स, ऑफेंसेस, किसके अंदर रिफॉर्म्स ऑन ऑफेंसेस रिलेटेड टू हेट स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हेट स्पीच क्या? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे कोई क्लियर डेफिनेशन तो है नहीं कि आखिरकार हेट स्पीच क्या होती है, तो इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है इस हेट स्पीच की। तो जो कमेटी है फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज ये कोशिश कर रही है पहली दफा डिफाइन करने की ऐसी स्पीच को। पहले क्या हुआ था कि जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट थे, इन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था? डिफाइन किया था एक ऐसी लैंग्वेज जो यहाँ पे डेनिग्रेट करती है, इंसल्ट या थ्रेटन करती है ना, डरा धमका रही है या टारगेट करती है इंडिविजुअल को बेस्ड ऑन आइडेंटिटी या दूसरे ट्रेड जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन या डिसेबिलिटी या रिलीजन वगैरह। साथ में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने रिलीज करी एक स्ट्रेटजी और प्लान ऑफ एक्शन को भी हेट स्पीच को लेके, जो सेट आउट करता है एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस यूनाइटेड नेशन सिस्टम की कि किस तरह से हम हेट स्पीच को एड्रेस कर सकते हैं नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। अब लीगल प्रोविजंस क्या है हेट स्पीच को लेके इंडिया के अंदर दोस्तों? रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं आर्टिकल नंबर 19 पार्ट 2 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के। सेक्शन 124A आईपीसी का पेनलाइज करता है सेडिशन। सेक्शन नंबर 153A और 153B आईपीसी का पनिश करता है ऐसी कोई भी एक्ट जिसकी वजह से एनिमिटी हो या नफरत फैले बिटवीन टू ग्रुप्स। सेक्शन 505 पार्ट 1 और 2 आईपीसी का यह भी पेनलाइज करता है पब्लिकेशन या फिर आप सर्कुलेशन किसी ऐसे स्टेटमेंट का करते हो, किसी रूमर मतलब अफवाह का या रिपोर्ट का जिसकी वजह से पब्लिक में कोई प्रॉब्लम आती है, नफरत आती है, इलविल आती है बिटवीन द क्लासेस। 267 रिपोर्ट जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की है, ये हेट स्पीच को डिफाइन करती है एक ऐसा इंसाइटमेंट टू हेट्रेड
प्राइमरली अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसका वजह मेन प्राइमरली कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस के अगेंस्ट हो, जैसे किसी रेस के खिलाफ, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ या इस तरह का ही कुछ। अब देखिए रिकमेंडेशंस क्या है अलग अलग कमेटीज के द्वारा। दोस्तों, विश्वनाथ कमेटी को 2019 में बनाया गया था। इसने कहा कि हम क्यों ना सेक्शन नंबर 153 सी पार्ट बी को इंसर्ट करें और सेक्शन 505 पार्ट ए को करें आईपीसी के अंदर, फॉर इनसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी या फिर ट्राइब। दूसरा रहा है हमारे पास बेस बरुआ कमेटी 2014 की, जिन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज करा सेक्शन नंबर 153 सी में आईपीसी के कि भाई प्रमोटिंग और अटेम्प्टिंग टू प्रमोट एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू ह्यूमन डिग्निटी। इसके अंदर क्या उन्होंने कहा कि भाई ये पनिशेबल हो बाय 5 years एंड फाइन लगे या दोनों ही लगे। एंड सेक्शन नंबर 509 ए आईपीसी का जो है, जैसे वर्ड, जेस्चर या एक्ट इंटेंट टू इंसल्ट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, ये भी पनिशेबल हो बाय 3 years या फाइन लगे या दोनों चीजें लगे। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सैलक्रिज के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। सैलक्रिज, तो पंजाब की सरकार ने यहाँ पे सेंटर को लिखा फॉर असेंट टू स्टेट बिल फॉर दैट प्रपोजेस लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर डिस्क्रेशन ऑफ रिलीजियस स्कल्पचर्स ऑफ 4 रिलीजन। तो अब यहाँ पे देखिए मसला क्या है कि अभी ये केस बहुत ज्यादा फेमस रहा था, सैक्रिलेज, जिसे हम लोग ब्लास्फेमी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी आप रिलीजियस ऑब्जेक्ट को या प्लेस को यहाँ पे ट्रीट कर रहे हो विदाउट द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व। एक होता है ना कि हम जैसे इमेजिन करते हैं कि भाई किसी मंदिर की, किसी भी जगह की एक रिस्पेक्ट होती है, एक किसी भी ग्रंथ की कोई इज्जत होती है। अगर आप उसके अगेंस्ट उसको बहुत ही बेकार तरीके से उसको जो है ट्रीट कर रहे हो, तो वो सब जो है वो ब्लास्फेमी के अंदर आता है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हम जानते हैं, तो सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करना बाय ब्लास्फेमी लॉज, ये इंडिया का ये प्रॉपर स्टेट जो है इसको प्रोटेक्ट भी करती है सारे रिलीजन्स को। तो सेक्शन नंबर 295 और 295A, 296, 297, 298 जो इंडियन पिनल कोड के हैं वो डील करते हैं ब्लास्फेमी इंसिडेंट्स के साथ में। सेक्शन 295 डील करता है पनिशमेंट के साथ में कि किसी भी पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी अगर वो इंटेंशनली डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है या डिफाइल करता है किसी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को जो बहुत पवित्र है, उसे फॉलोवर्स फॉलो करते हैं किसी भी रिलीजन के इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई मूर्ति हो, किताब हो, कुछ भी हो। और सेक्शन नंबर 295A डील करता है पनिशमेंट से। अगर कोई भी पर्सन किसी गंदे शब्दों के द्वारा या लिख रहा है कुछ गंदगी या साइन के द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इंसल्ट करता है या अटेम्प्ट करता है इंसल्ट करने के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। ये केस तब से काफी न्यूज में रहा है दोस्तों, जब अभी आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जो है किसी एक बंदे ने कोशिश करी थी जो है अमृतसर के अंदर जाके, गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके जो है गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ काटने वाटने की, तो इसके बाद ये काफी डिमांड उठी। चलिए नेक्स्ट बात पढ़ते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की दोस्तों। तो इन बंका स्नेहा शीलाव्स स्टेट ऑफ तेलंगाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोविजन है फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ये इन्वोक नहीं की जा सकती ओवर एप्रीहेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को लेके, बट इन केसेस जहां पे पब्लिक ऑर्डर इज डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अब कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात मैं आपको बताऊं तो थोड़ा समझ में आएगा। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। ऐसे एक इंसान है, एक इंसान है और अगर ऐसा लगता है सरकार को, पुलिस को कि ये बंदा आगे आने वाले टाइम पे, मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी होने वाला है, इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ बड़ा ऐसा होने वाला है जिसमें बाहर के लोग आ रहे हैं, जो भी ऐसा है, और लगता है कि ये बंदा कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकता है, सिर्फ इस सस्पिशन की बिना पे उसको अपने पास पुलिस डिटेन करके रख सकती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा एक्शन है टू डिटेन अ पर्सन टेकन ऑन ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट सम रॉन्ग एक्शन मे बी डन बाय अ पर्सन कंसर्न। ठीक, सेक्शन नंबर 151 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का है, वह बात कहता है आर्टिकल 22 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन को लेके कुछ केसेस में। और ये आर्टिकल कहता है कि कुछ राइट्स जो इंडिविजुअल के हैं, जैसे कि नॉलेज ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, है ना, पता होना चाहिए कि क्यों हमें अरेस्ट कर रहे हो आप, हमें राइट टू कंसल्ट उसको मिलता है, एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, है ना, जिसका अपना खुद का जो है वो एक लॉयर हो सकता है, उसके बाद बात कर सकता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ राइट्स यहाँ पे मिलते हैं आर्टिकल नंबर 22 के तहत।
हालांकि जो राइट्स होते हैं ना, ये सारे एलियन या पर्सन जो डिटेन होते हैं उनको नहीं दिए जाते अंडर द प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉ। ये समझिएगा कि बाहर का कोई बंदा है उसको नहीं दे दिया गया, हाँ, या हर बंदे को नहीं दिया गया, ये दिया गया लेकिन उनको जो ठीक ठाक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में दोस्तों। तो रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि राइट टू प्रोटेस्ट फार्मर्स का शुड नॉट हिंडर ट्रैफिक और पब्लिक मूवमेंट। ये ऐसा रुकावट नहीं बनना चाहिए ट्रैफिक या पब्लिक मूवमेंट, जो लोग इधर उधर जाते हैं उनके कोई भी मूवमेंट में ये रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है राइट टू प्रोटेस्ट क्या होता है। देखिए अंडर नंबर आर्टिकल 19 पार्ट 1 सबसेक्शन ए, देखिए आर्टिकल 19 सिर्फ आर्टिकल 19 नहीं है ना स्पीच और एक्सप्रेशन का, इसके अंदर भी बहुत चीजें हैं। तो पार्ट 1 सबसेक्शन ए जो है और आर्टिकल 19 पार्ट 1 सबसेक्शन बी जो है, वहां पर राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। ये अलाउ करता है लोगों को कि एक साथ असेंबल हो लेकिन विदाउट आर्म्स हो और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें, कैसे, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से। मजबूत बनाए इंडिया की डेमोक्रेसी को, सरकार को अकाउंटेबल करार करके, और यहाँ पे अपनी आवाज उठाएं अगर कोई पावर का मिसयूज हो रहा है तो। बट ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है दोस्तों। अंडर आर्टिकल 19 पार्ट 2 और अंडर आर्टिकल 19 पार्ट 3 ये सब्जेक्टेड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। मतलब ये नहीं कि तुम जब मुंह उठाएगा तुम कर लोगे आप, मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। नेक्स्ट बात आते हैं राइट टू फॉरगॉटन के बारे में। देखिए दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करा राइट टू फॉरगॉटन को इंडिविजुअल के। अब ये जो आरटीबीएफ है ना, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी फॉरगॉटन, हाँ, ये राइट है जो पर्सनल इन्फो, मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन, याद रखिएगा, है ना, टू फॉरगॉटन नहीं, टू बी फॉरगॉटन। ये क्या है पहले आपको समझाती हूँ। आरटीबीएफ ये एक राइट है टू हैव पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज, जैसे कि इंटरनेट, सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइट्स वगैरह वगैरह। एक बार पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है इन क्वेश्चन इज नो लॉन्गर नेसेसरी और रेलिवेंट। ऐसे आप हैं, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है कहीं इंटरनेट पे, डेटा, वेबसाइट, कहीं पे भी जो है सर्च इंजन पे अवेलेबल है और अब रेलिवेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो इसको आप हटवा सकते हो, ठीक है। राइट टू बी फॉरगॉटन ये होता है, ये आता है राइट टू प्राइवेसी के अंदर। आज के टाइम पे इंडिया जो है कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है इसको लेके, राइट टू बी फॉरगॉटन को लेके। हालांकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में आया था, इसके अंदर इसको इंक्लूड तो किया गया था, बट स्पेसिफिक राइट टू इरेशन नहीं था डेटा का, है ना। एज जैसे कि आपका यूरोपियन जीडीपीआर आर्टिकल 17 में दिया है, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सर्कमस्टेंसेस हैं कि किस हालत में इंडिविजुअल जो है वो अपना इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, टू बी फॉरगॉटन या राइट टू इरेशन का। तो ये न्यूज में क्यों था और क्या था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 311 पार्ट 2 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के एक टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया है उसकी सर्विस से बिना किसी इंक्वायरी को करे। आर्टिकल 311 पार्ट 2 ये कहता है कि प्रायर इंक्वायरी जरूरी होती है किसी को डिसमिस करने से, रिमूव करने से, या उसकी रैंक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है उसको कम करने से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो उनको भाई बिना किसी इंक्वायरी के ही रिमूव कर दिया गया। देखिए लेकिन हालांकि आर्टिकल नंबर 311 पार्ट 2 सबसेक्शन 3 ये भी कहता है कि कोई भी प्रायर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाई हैं कि जो भी यहाँ पे बंदा हटाया गया है, रिड्यूस किया गया है या रैंक में रिड्यूस किया गया है, रिमूव करा गया है, डिसमिस किया गया है, ये स्टेट की सिक्योरिटी को लेके किया गया है, तो ये ठीक है। इट इज नॉट एक्सपीडिएंट टू होल्ड सच एन इंक्वायरी, तो कोई जरूरी नहीं है इस इंक्वायरी को करना। और अभी आपने देखा था कुछ बात थी ना जेएनके की, मैं आपको पता होगा, आपने बताया कमेंट बॉक्स में ये टीचर ने क्या करा था। और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। देखिए असम की सरकार ने यहाँ पे ऑर्डर किया स्टेट की पुलिस बॉर्डर विंग को कि आप आगे नहीं आएंगे किसी भी केस में अगेंस्ट गोरखास टू द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। देखिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एस्टैब्लिश करी गई हैं एज पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत, ताकि ओपिनियन दे सके ओपिनियन दे सके कि पर्सन जो है ये फॉरेनर है या नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत। ये जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है ना दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप प्रोविजन बना सकते हैं फॉरेनर्स एंट्री और डिपार्चर को लेके। और ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है ना, इसे पहली बार दोस्तों 1964 में सेटअप किया गया था और ये यूनिक है असम को लेके। बाकी सारी कंट्री में फॉरेन एप्रीहेंडेड किया जाता है बाय पुलिस फॉर स्टेइंग इनलीगली
या ये प्रोसिक्यूट करते हैं लोकल कोर्ट में और बाद में डिपोर्ट कर देते हैं या डिटेंशन सेंटर्स में रख देते हैं। फिलहाल सिर्फ असम के केस में ये बात हो रही है, जब ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स जहां से रिलेटेड है। ये जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है ना, ये दो तरह के केसेस को पाती है। पहला, those against whom reference has been made by border police, एंड बाकी दूसरे जिनका नाम जो है इलेक्टोरल रोड में यहाँ पे डी के नाम से होता है, मतलब डाउटफुल होता है, इनके आगे इलेक्टोरल रोल्स में इनके नाम के आगे डी लिखा है, डाउटफुल है। तो ये दो तरह के केस इनके पास आते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे हेड करी जाती है मेंबर्स के द्वारा, जो कि रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, लॉयर होते हैं, जिनमें मिनिमम 7 इयर्स लीगल प्रैक्टिस तो की ही हो। और 2019 की बात है दोस्तों, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 को और एम्पावर किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारी स्टेट्स और यूटीज में कि आप ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करिए और ताकि डिसाइड करिए वेदर एक जो इंसान है वो इलीगली रह रहा है इंडिया के अंदर, ये फॉरेनर है या फॉरेनर नहीं है। पहले क्या था, ये जो पावर थी ना ये फॉरेन ट्रिब्यूनल को बनाने की, ये दी गई थी सेंट्रल को। अभी क्या है कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्ट है, फिर समझ लो कि ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारी स्टेट और यूटीज के पावर देता है कि आप ट्रिब्यूनल बनाइए। पहले किसके हाथ में थी? सेंट्रल के हाथ में थी दोस्तों। आई होप ये पूरा आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने काफी बड़ा टॉपिक इसका कंप्लीट करा है। नेक्स्ट में हम एक नया टॉपिक हेडिंग के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरी बात सुन के चाहिएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे काम में। इसके साथ आप इन वीडियोस को फेसबुक पे भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द करंट न्यूज, और कई सारे एमसीक्यूज वगैरह के आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में इसकी शॉर्ट पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।